Welcome back, dear students of class 10th. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सेफ कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस के हवाले से। इससे पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। उन वीडियोस में हमने बात की डिफरेंट डिज़ास्टर्स के हवाले से। काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है उन वीडियोस के अंदर। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उन वीडियोस को भी देखना इस वीडियो के बाद, या पहले आप उन्हीं वीडियोस को देखिए फिर आप इस वीडियो पे आना। दिस इज़ द लेक्चर 3rd, सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आपने सबसे पहले ही वीडियो में देखा, सेस्मिक जोन्स के हवाले से हम बात कर रहे थे। इंडिया के अंदर सेस्मिक जोन्स जो है, या हमने इंडिया के अंदर जोनिंग मैप बनाया, यानी कि जोनिंग मैप के माने हैं यहाँ पे कि हमने पूरी इंडिया को डिवाइड किया है डिफरेंट सीज्मिक जोन्स के अंदर, डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी और डिपेंडिंग ऑन द हाई रिस्क ऑफ अर्थक्वेक्स। तो अगर बात की जाएगी, लो रिस्क जोन 2 है, मॉडरेट रिस्क है जोन 3 में, हाई रिस्क है जोन 4 में और वेरी हाई रिस्क है जोन 5 में। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे, हम जोन 4 से लेकर जोन 5 तक आते हैं, यानी कि हाई रिस्क से वेरी हाई रिस्क जोन में आते हैं। समझ गए आप? तो अर्थक्वेक की अगर बात की जाएगी, यहाँ पे हमारे इंडिया के अंदर 60% ऐसी लैंड है विच इज़ प्रोन टू सीवियर सिज्मिक हैजार्ड्स। सो क्या मतलब इन अर्थक्वेक के हवाले से हमें पढ़ना है। अर्थक्वेक्स डोंट किल, अनसेफ बिल्डिंग्स डू। ये बात सही है। अर्थक्वेक कोई बीमारी नहीं है। अर्थक्वेक की वजह से आज तक कोई इंसान नहीं मरा है। अगर कोई इंसान मरा है वो अनसेफ बिल्डिंग की वजह से मरा है। अगर कोई इंसान भूकंप के अंदर मरा, वो बिल्डिंग के नीचे दब गया। तो अर्थक्वेक कोई बीमारी नहीं है, जैसे हेपेटाइटिस है, जैसे कोविड है। तो ये कोई बीमारी नहीं है इंसान को पकड़ के मारेगी। अगर इंसान मरता है वो अनसेफ बिल्डिंग के कारण ही मरता है। तो दूसरी बात आपको याद रखनी है, जम्मू एंड कश्मीर जो है, हम 4 और 5 जोन में आते हैं, यानी कि हाई से वेरी हाई रिस्क जोन में आते हैं। अच्छा, और एक बात आपको याद रखनी है अर्थक्वेक्स के हवाले से, अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। ये बात तो पक्की है। अर्थक्वेक को आप बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इवन माइक्रो सेकेंड्स के अंदर भी। हाँ, अगर 2 दिन बारिश होगी, इंसान अंदाज़ा लगा सकता है कि सैलाब आने की चांसेस है। इसलिए हम कहते हैं ना कि जितने भी कुदरती आफात है, इनमें सबसे तबाहकुन, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव एंड डेवास्टेटिंग जो है वो है अर्थक्वेक। क्योंकि अर्थक्वेक की वजह से काफ़ी सारा डैमेज होता है। वो डैमेज क्यों होता है? जो जहाँ पे होता है वो वहीं पे फंस जाता है। ठीक है, तो इस हवाले से हम क्या ही कर सकते हैं। दूसरी बात, ये जो अर्थक्वेक्स है दे आर इनएविटेबल। आप इनको आने से रोक नहीं सकते हैं, ना आपकी दस्त इख्तियार में है, ये अल्लाह ताला के इख्तियार में है। तो आप क्या कर सकते हैं? आप अर्थक्वेक के कारण जो नुकसानात होते हैं, हमारी जानी नुकसानात होते हैं, माली नुकसानात होते हैं, उनको कम कर सकते हैं, ना कि आप अर्थक्वेक को रोक सकते हैं। अर्थक्वेक को हम रोक नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे दस्त इख्तियार में बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या करना चाहिए? अर्थक्वेक, चलो ठीक है, अगर अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं तो इसके कारण जो डैमेज होता है, क्या हम उसको अवॉइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम सेफ कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगे। हम बिल्डिंग्स को भले अनसेफ क्यों बनाएंगे, हम अपने साथ अपनी फैमिली की लाइफ को रिस्क में क्यों डालेंगे? सो बेहतर है ना कंस्ट्रक्शन के दौरान ही आप ऐसी तैयारी कीजिए कि आपका जो मकान है वो क्वेक रेजिस्टेंट बन जाएगा। तो ये बात है सिस्मिक जोन्स के हवाले से। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, ज़मीन के सरफेस पे
जहाँ पे अर्थक्वेक आता है उसको कहते हैं एपिसेंटर। एपिसेंटर, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। इसी के डायरेक्ट नीचे अर्थ के अंदर जहाँ से उठा, ये वेव उठी, उसको हम कह सकते हैं फोकस। और एक बात आपको अर्थक्वेक के हवाले से याद रखनी है, सेस्मिक जो वेव्स जो होते हैं ना, अर्थक्वेक के बाद वेव्स जनरेट होती है, वो वेव्स हर एक दिशा में ट्रैवल करते हैं। दे ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शंस, इसलिए उनको कहते हैं ओमनी डायरेक्शनल। वो हर एक डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। अच्छा, कुछ वेव्स इनमें से इतनी खतरनाक होती है कि वो सॉलिड मटेरियल के थ्रू पेनिट्रेट हो जाती है, यानी कि बिल्डिंग्स की जो दीवारें हैं उनके थ्रू पेनिट्रेट हो जाती है, इसलिए बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाती है। ठीक है, अगर शेकिंग से कोई बिल्डिंग कोलैप्स नहीं हो जाएगी, बट ये वेव्स जो है उनके कारण ये बिल्डिंग्स वगैरह कोलैप्स हो जाती है, बिकॉज दे पेनिट्रेट थ्रू सॉलिड मटेरियल्स। अच्छा, कॉजेज क्या है? एक बिल्डिंग अगर डैमेज हो जाएगी या एक बिल्डिंग अगर कोलैप्स हो जाएगी तो कॉजेज क्या हो सकते हैं? अर्थक्वेक के जो वेव्स है वो ग्राउंड को शेक करती है इन ऑल डायरेक्शन। ज़्यादा ये शेकिंग कहाँ पे होती है? एपिसेंटर। एपिसेंटर के नज़दीक, यानी कि जहाँ पे ये वाक़या पेश आया। सॉफ्ट सॉइल्स जो होते हैं ना, इनमें शेकिंग की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, ये अनसेफ सॉइल होती है। बिल्डिंग जो है वो ग्राउंड मूवमेंट के कारण ही स्ट्रेच आउट हो जाती है, वो मैं दिखाऊंगा आगे आपको कैसे। कॉन्टिन्यूस टू एंड फ्रो मूवमेंट जो होती है उसी के कारण बिल्डिंग्स के अंदर क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं या इवन कोलैप्स भी हो जाती है। लंबी लंबी जो बिल्डिंग्स है, स्काई स्क्रैपर्स, वो शेक करती है काफ़ी टाइम तक। हाई रिस्क ऑफ डैमेज उनके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं डैमेज होने के। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए ये एक हाउस है, ये जो टू एंड फ्रो मूवमेंट है अर्थक्वेक का, उसी के कारण बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाती है या रप्चर्स डेवलप हो जाते हैं। ये जो ग्रीन कलर में आप देखते हैं, मानिए ये एक लैंड सरफेस है, यहाँ पे भी लैंड सरफेस है। तो देखो क्या होता है, हम यहाँ पे ये देखने की कोशिश करेंगे एक हाउस को। अगर ग्राउंड मूवमेंट इस तरफ हो जाएगी टुवर्ड्स राइट, बिल्डिंग पीछे की तरफ गिर जाएगी, ये कॉमन सेंस है। अगर ग्राउंड इस तरफ जाएगा, बिल्डिंग जो है इसकी शेयर स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है, ये पीछे की तरफ गिर जाएगी। इसी का अपोजिट अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अगर ग्राउंड मूवमेंट टुवर्ड्स लेफ्ट हो जाएगी, बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स हो जाएगी टुवर्ड्स राइट। समझ गए? तो नीचे देखते हैं स्काई स्क्रैपर्स जो टॉल बिल्डिंग्स होती हैं। एक टॉल बिल्डिंग है, अगर ग्राउंड मूवमेंट टुवर्ड्स राइट हो जाएगी, बिल्डिंग पीछे की तरफ गिर जाएगी। अगर टुवर्ड्स लेफ्ट हो जाएगी, बिल्डिंग टुवर्ड्स राइट गिर जाएगी, यानी कि ग्राउंड मूवमेंट के अपोजिट में बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, गिर जाती है। ओके, अब आप समझ गए इस टॉपिक को। अब क्या करना चाहिए? प्रिपेयर्डनेस एंड सेफ कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए। सेफ बिल्डिंग प्रैक्टिसेस रिड्यूस अर्थक्वेक डैमेज एंड लॉस। बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है। अगर आप सेफ बिल्डिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगे तो अर्थक्वेक के कारण जो डैमेज होते हैं, इंसानी नुकसानात, इंसानों की कीमती जानें जो है वो ज़ाया हो जाती हैं, वो प्रॉपर्टी डैमेज हो जाता है। बेसिक नॉलेज ऑफ डिज़ास्टर रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन इज़ एसेंशियल। हाँ, काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है कि डिज़ास्टर के हवाले से इंफॉर्मेशन हासिल करना, कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस को हासिल करना वगैरह वगैरह। एक्स्ट्रा कॉस्ट इज स्मॉल कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, अगर आप अपने मकान पे 10 लाख 50 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट या ये जो सिस्मिक सिस्टम को अगर आप ध्यान में रखते हुए या क्वेक रेजिस्टेंट बनाना चाहते हैं अपनी बिल्डिंग को, तो अगर खर्ची मिसाल के तौर पर 1 या 2 लाख ज़्यादा आ जाए, क्या ये आपकी जान से ज़्यादा कीमती है ये अमाउंट? नहीं, आई डिडंट थिंक सो। एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो काफ़ी स्मॉल है, किसके कंपेयर में? वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ। एक इंसान के जान की कीमत ही नहीं होती है कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। एनडीएमए
नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वक्तन फ़वक्तन डिटेल्ड गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है। प्लीज़ इस वेबसाइट पे जाके उनको डाउनलोड कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। सेफ्टी मेजर्स इन अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन। हमारा मेन गोल क्या है? प्रिवेंट बिल्डिंग कोलैप्स टू सेव लाइव्स। बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, अर्थक्वेक कोई ऐसी बीमारी नहीं है कोविड-19 की तरह कि इंसान के अंदर अगर फैल जाए तो इंसान की जान लेगा। नहीं है। अगर इंसान मर जाता है अर्थक्वेक के अंदर, वो अनसेफ बिल्डिंग के कारण मर जाता है, अनसेफ बिल्डिंग के नीचे दब के मर जाता है। तो यही मेन गोल होना चाहिए। हमें क्या करना है? प्रिवेंट बिल्डिंग कोलैप्स, बिल्डिंग को गिरने से बचाना है। जब आप इसको गिरने से बचाएंगे तो आप कीमती जानें बचाते हैं। सेफ्टी बिगिंस एट प्लानिंग, डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन स्टेजेस। हाँ, कहते हैं ना कि इफ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। प्लानिंग, डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। एसेंशियल मेजर्स क्या है सिस्मिक जोन 4 एंड 5 के लिए, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। उनमें सबसे पहले ये भी है सॉइल टेस्टिंग वगैरह। ठीक है, तो इस चीज़ को हम पढ़ेंगे। जो एनडीएमए की गाइडलाइंस है उन्हीं को फॉलो करते हुए हमें चलना है। जो जोन 4 एंड जोन 5 के अंदर रहते हैं या स्टेट्स आते हैं, उनके लिए जो गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई है उन गाइडलाइंस को फॉलो करते जाना है। गाइडलाइन क्या है? बिल्डिंग शुड हैव अ सिंपल रेक्टेंगुलर प्लान। बिल्डिंग को गोल वोल वगैरह मत बनाओ, उसको सिंपल रेक्टेंगुलर प्लान बनाओ। लॉन्ग वॉल्स, ज़्यादा लंबी लंबी दीवारें मत बनाओ, उनको बीच बीच में कॉलम्स से सपोर्ट करो। आगे बात करेंगे, दिखाएंगे आपको। लार्ज बिल्डिंग्स जो है, अगर उनकी शेप TULX शेप में है तो उनको छोटे छोटे रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में डिवाइड कीजिएगा। डोर्स एंड विंडोज़ के हवाले से अगर बात की जाए, उनको बीच दीवार में लोकेट ये पुट करें, यानी कि दीवार के कॉर्नर पे आप खिड़की या दरवाज़ा लगाने की बिल्कुल ना कोशिश करें। अगर आप चाहते हैं दरवाज़ा लगाना, खिड़की लगाना, तो बेहतर है आप बीच में लगाएं। ठीक है, सेंट्रली लोकेटेड। ओपनिंग्स जो है, अवॉइड प्लेसिंग ओपनिंग्स क्लोज टू वॉल एजेस। यही ओपनिंग्स के माने हैं, यही खिड़कियाँ या दरवाजे वगैरह। एंश्योर गुड क्वालिटी कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कंस्ट्रक्शन मटेरियल के हवाले से हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीमेंट कैसा होना चाहिए, ब्रिक कैसी होनी चाहिए, पानी कैसा होना चाहिए, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड विद यू। प्रोवाइड सीजमिक बैंड्स, प्लिंथ लेवल पे सीजमिक बैंड लगाना है, डोर्स पे, विंडोज़ पे, लिंटल पे, यमन जन कशिर पे वनान छ छतने, कनस पे त्रावन सीजमिक बैंड, दारन पे त्रावन, दरवाजन पे त्रावन, यम छतने त्रावन, यमो सत रुकि स्ट्रेस लोड यस जन स्ट्रेस लोड ये कर ये बियर, जन स्टील अत मज इस्तेमाल करो, या सीजमिक बैंड्स। रूफ लेवल वगैरह जो भी है उस पे हम सीजमिक बैंड्स का इस्तेमाल करेंगे। वर्टिकल स्टील बार्स कॉर्नर्स पे इस्तेमाल करेंगे, वॉल जंक्शंस पे। अच्छा, इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, जो हम कभी ऐसे करते हैं ना कि स्लैब डालने के टाइम हम स्टील को बाहर निकालते हैं, उसको आप बेंड करें। ठीक है, बेहतर है कि आप उसको बेंड करें। अगर स्टील रॉड या कशिर पवन शिश्त रॉड, अगर ये ज़्यादा जीठ आसे, इसको बेंड करो, इसको बेंड करो। अगर यहाँ से लंबी है तो इसको भी नीचे की तरफ बेंड करो। ये आपकी बुक के अंदर दिया गया है, प्लीज़ जाके इसको देखिए। तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ट्रेडिशनल अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हाउसेज इन कश्मीर। पुराने ज़माने से कश्मीर के अंदर कुछ क्वेक रेजिस्टेंट मकान बनाए जाते थे, आज भी वो पाए जाएंगे। यानी कि तब जब वो बनाए गए थे, तब से लेकर आज तक काफ़ी सारे अर्थक्वेक्स आए, बट वो उन अर्थक्वेक्स को भी सर्वाइव कर पाए। ठीक है, इसकी कंपेयर में अगर देखेंगे ना, नई नई इमारतें गिर गई, बट वो मकानात अभी भी सही सलामत है। वो कैसे? क्योंकि हमारे बुजुर्ग जो थे वो 2 कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस फॉलो करते थे। एक का नाम था दजदीवारी, दूसरे का नाम था ताक कंस्ट्रक्शन। इनको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, दज, दीवारी एंड ताक, दीज आर द मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो हमारे बुज़ुर्ग वगैरह इस्तेमाल किया करते थे।
अपने मकानात बनाने के लिए। आजकल हम आरसीसी वगैरह यूज़ करते हैं, बट एक ज़माना ऐसा था कि जब लोग आरसीसी के बगैर भी ये इंजीनियरिंग वगैरह अच्छी तरह से जानते थे। देखिए आजकल भी हम ऐसा ही करते हैं। तो हमने इससे पहले ही पढ़ा कि जो लंबी लंबी दीवारें हैं उनको बीच बीच में कॉलम्स से डिवाइड करो। एग्जैक्टली यहाँ पे वही हो रहा था कि ये जो दीवारें हैं इनको बीच बीच में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था, वर्टिकली, हॉरिजेंटली, डायगनली। मानिए कि अगर यहाँ पे क्रैक डेवलप हो जाएगा, ये क्रैक ज़्यादा फैलेगा नहीं, ये ट्रांसफ़र नहीं हो जाएगा इधर, तो अगर गिरेगा बस यही एक पार्ट ख़राब हो जाएगा, बाकी सब महफूज रहेगा। और ये है ताक, और ये आप देख रहे हैं इसको कहते हैं दज, दीवारी एंड ताक सिस्टम। सो दिस वाज द कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस दैट वाज बीइंग फॉलोड इन कश्मीर फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स। इसलिए ये मकानात अभी भी मतलब खाकिस्तर नहीं हुए हैं, ये अभी भी सही सलामत हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द मेन रीज़न, क्योंकि इनके अंदर हमने एग्जैक्टली सिस्मिक प्लानिंग करके इनको डिज़ाइन किया गया था। अब है नेक्स्ट टॉपिक, दैट्स कॉल्ड रेट्रोफिटिंग ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स। अगर ऑलरेडी आपके पास कोई पुराना मकान है, आप चाहते हैं इस मकान को आप फर्दर मजबूत बनाएं, या आप चाहते हैं कि इस मकान को आप प्रिजर्व करके रखें क्योंकि एक एंटीक पीस है, तो आपको क्या करना है, इसे फर्दर मजबूती प्रोवाइड करनी है। फर्दर मजबूती कैसे आप प्रोवाइड करेंगे, इसको प्लिंथ ऐड करना है, इसको लिंटल्स डालने हैं, वर्टिकल कॉलम्स, हॉरिजेंटल एंगल बैंड्स वगैरह। ये चीज़ें डालने से इस मकान की जो मजबूती है वो फर्दर बढ़ जाएगी, ये काफ़ी मॉडर्न लुक पे आ जाएगा और ये काफ़ी मजबूत बन जाएगा। जो ये मकान है, मानी इसका कॉस्ट अगर सपोज़ 10 लाख रुपीज़ है एग्ज़ाम्पल, तो 10 लाख का बस 5 या 10% इस रेट्रोफिटिंग पे खर्चा आएगा। सो अगर आप किसी पुराने मकान को गिराना नहीं चाहते हैं, आप उसको फर्दर मजबूत बनाना चाहते हैं, आप उसको प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं, तो आपके पास एक टेक्निक है, इस टेक्निक को कहते हैं रेट्रोफिटिंग। तो रेट्रोफिटिंग हम एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स को ही देते हैं ताकि वो फर्दर मजबूत बने। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स की, क्वालिटी ऑफ वाटर की, क्वालिटी ऑफ सीमेंट की। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।